मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट अब पेश कर दिया है। इस बजट को कैसे देखा जाए, जो मिडिल क्लास को रिलीफ दिया गया है उसमें कितना फायदा लोगों तक पहुंच जाएगा, और इस बजट में इस मिडिल क्लास रिलीफ के अलावा जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है, जो अर्थशास्त्र है उसका, उसको लेकर के विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए खबरगांव से इस बातचीत में जुड़ रही हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में पढ़ा रही प्रोफेसर रोली मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका खबरगांव से इस बातचीत में। आपके लिए भी एक बड़ा व्यस्त दिन है, उसमें से आपने खबरगांव के दर्शकों के लिए वक्त निकाल लिया, उसके लिए आपका अग्रिम धन्यवाद करता हूँ। मैम आप आप बहुत सारी भूमि एक अध्यापक की भूमिका में हैं। एक आपका अपना घर है, आप नागरिक हैं, और आप एक स्कॉलर की नजर से भी इस बजट को देख रही हैं। तो मैं पहले आपका जब आपने वित्त मंत्री के भाषण को सुना तो उसके बाद जो पहली चीज आपको फील हुई वो क्या थी, ये जानना चाहते हैं पहले। देखिए, जैसे सभी लोग 11 बजे से आज अपने अपने टीवी सेट्स पे ग्लूड थे, ये जानने के लिए कि बजट में क्या आ रहा है। मैं एक अर्थशास्त्री की नजर से और उसकी एक स्कॉलर होते हुए ये जानने का प्रयास कर रही थी कि जैसे कि बजट का जो फोकस है, जिसपे कहा जा रहा है कि गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। तो गरीब के लिए क्या है, युवा वर्ग के लिए क्या है, हमारे अन्नदाता के लिए क्या है और नारी के लिए क्या है। तो मैं इन्हीं चार शब्दों को पूरे बजट में ढूंढने का प्रयास कर रही थी। तो अंत में जाकर के जो सबसे ज्यादा जो उसमें मजेदार बात ये रही, जो जिसको एक स्ट्रैटेजिक बजट कहा जा सकता है, कि हर कोई ये जानना चाह रहा था कि मध्यम वर्ग के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, और हमारे जो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए क्या है। तो बहुत ही समझदारी से और सूझबूझ से हमारी माननीय वित्त मंत्री ने आखिरी में जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस को शुरू किया और उसी पे ही बजट को खत्म कर दिया। और जितना भी लोगों का ध्यान था वो सारा का सारा इस टैक्स रिजीम पे चला गया कि अरे अब की बार तो जो है वो 25% के टैक्स स्लैब में आ जाएंगे वो लोग जिनकी 25 लाख तक की सालाना आय है। और जो छूट मिल रही है, जो लोग लगभग 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 12 लाख सालाना कमा रहे हैं, उनको कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। तो ये सोच करके सब लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। परंतु अगर आप बजट को बहुत बारीकी से देखें और अगर अर्थशास्त्री की दृष्टि से देखें, तो एक इसमें बहुत बढ़िया कंपोनेंट होता है जिसको हम जेंडर बजट कहते हैं, जिसपे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो जेंडर बजट भारत ने 2005-2006 में इसकी शुरुआत की थी। और शुरुआत में इस बजट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पिछले वर्षों तक ये पार्ट ए और पार्ट बी में ही इसका एलोकेशन किया जाता था, और पिछले वर्ष से जो है उन्होंने पार्ट सी का भी एलोकेशन शुरू किया, जो कि इस वर्ष भी दिखाई दिया, जिसका जिक्र जो है वो आम यूनियन बजट में नहीं किया जाता है। बट नारी की अगर हम बात करें, तो हम नारी को इस बजट के माध्यम से, जेंडर बजट के माध्यम से देख भी सकते हैं और ढूंढ भी सकते हैं। तो बस कुछ आंकड़ों के जरिए मैं आपका ध्यान इसके प्रति केंद्रित करने का प्रयास करूंगी कि पार्ट ए में जो है वो 100% एलोकेशन जो होता है वो सिर्फ महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए होता है, जिसमें कि हमारे पास पीएम आवास योजना और इस समय जो है पोषण 2.0 के नाम से जो योजना आई है वो है। पार्ट बी में जो है वो समझ लीजिए कि आप जो बजट होता है वो 30 to 99% बजट जो है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए होता है, और पार्ट सी में जो है वो 30% से कम का एलोकेशन जो है वो महिलाओं के लिए किया जाना चाहिए, जो और 70% जो है वो बाकी अन्य जेंडर जिनको हम मानते हैं उनके लिए होता है। अब इस बजट में इस साल जो हुआ है, वो पार्ट ए का एलोकेशन जो है वो 34.35% से घटा करके 23.5% कर दिया गया। मतलब जो महिलाओं के लिए पूरे 100% का एलोकेशन जिन योजनाओं में होना चाहिए था, उसमें जो है वो लगभग 12% की गिरावट जो है वो दिखाई दी है। पार्ट बी में ये एलोकेशन बढ़ा करके 61 से 72% कर दिया गया है, और पार्ट सी में 4.6 दशमलव से घटा करके लगभग 3.75% कर दिया गया है। जी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं, उसमें आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में गिरता हुआ जो है वो बजट दिखाई देगा। हालांकि अगर हम पूरे बजट की बात करें, जेंडर बजट की, तो वो लगभग पहले पिछले वर्ष 2024-25 में
6.79% था, जो कि अब की बार बढ़ा करके 8.86% कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक आपको एक सकारात्मक सोच जो है वो सरकार की दिखाई देगी अगर हम जेंडर बजट की बात करें। अगर हम अन्नदाता की बात करें, तो जो हमारा अन्नदाता बहुत महीनों से बॉर्डर पे बैठा हुआ है और एमएसपी की बात हो रही है, उसको लीगलाइज करने की बात हो रही है, तो वहां पे जो है ये बजट आपको कुछ भी बहुत प्रोत्साहित करता हुआ दिखाई नहीं देगा। जो फोकस है वो बिहार राज्य पे ज्यादा इस सरकार का केंद्रित होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें कि उन्होंने मखाना बोर्ड को एस्टैब्लिश करने की बात की है। उन्होंने जो है वो मिथिलांचल में कोसी कनाल प्रोजेक्ट लाने की बात की है, जो कि किसानों को लाभ देगा। दलहन के उत्पादन पे विशेष जोर दिया गया है, जिससे कि हम प्रोटीन इंटेक को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी योजनाएं लेकर के आए हैं। असम में जो है वो यूरिया प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूरिया जो है वो हमारी सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, बट फिर हमारे एनवायरमेंट का क्या होगा यूरिया के ज्यादा प्रयोग से? ये भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसपे कि सोचने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात कर रहे हैं, उसकी लिमिट इन्होंने ऋण की बढ़ा करके 3 लाख से 5 लाख कर दी है। और इंटर सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत अब जो मैक्सिमम लिमिट तक जो लोन लिया जा सकता है वो 5 लाख है। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख हाइलाइट्स हैं, मिला जुला असर हम कह सकते हैं बजट का, अगर हम अन्नदाता और नारी की बात करें। ठीक है मैम, जो मिडिल क्लास को लेकर के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी बात में लोगों को था कि क्या रिलीफ मिलता है, मिल भी गया। 12 लाख तक के कह रहे हैं कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और उसके बाद भी स्लैब को थोड़ा सा उसका स्ट्रेस कम करने की कोशिश तो की ही गई है। लोग बड़े खुश हैं। ट्विटर पे जिस तरह की मीम्स की उम्मीद की जा रही थी वैसे नहीं आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि मिडिल क्लास की जब हम बात करते हैं तो हम एग्जैक्टली किन की बात करते हैं वो क्लियर होता नहीं है। कई जगह हमको दिखता है कि 1 लाख से 10 लाख जब हाउस होल्ड इनकम, माफ कीजिए, 3 लाख से 10 लाख की हाउस होल्ड इनकम को कहीं पे लिखा गया मिडिल क्लास, कहीं पे 30-30 लाख तक के हाउस होल्ड इनकम को मिडिल क्लास लिया गया। तो ये मिडिल क्लास बना किन लोगों से है? और ये जो रिलीफ हम कह रहे हैं कि 12 लाख तक के अब टैक्स नहीं देना होगा, वो एग्जैक्टली वो कितने लोगों तक के पहुंचने वाला है? देखिए, मिडिल क्लास हम उन लोगों को कहेंगे, आप देखिए जो टीवी देख रहे हैं वो कौन लोग देख रहे हैं बजट में? हमारे आपके जैसे लोग देख रहे हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कि काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उनको बजट से कोई लेना देना है, कोई सरोकार नहीं है, उनको पता है उनके लिए कुछ नहीं है। जो बहुत ही बॉर्न विद सिल्वर स्पून एंड गोल्डन स्पून है, वो भी बजट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है उनकी आय से कोई लेना देना नहीं है उस बजट का। तो फिर बचते हैं हमारे आपके जैसे लोग या अन्य लोग, जो कि टीवी पे बैठ करके देख रहे हैं कि बजट का असर उनकी आय पे क्या पड़ेगा। अब यहाँ पे जो उन्होंने 12 लाख तक की छूट की बात की है, 12 जिनकी 12 लाख सालाना आय है, उनको बजट से छूट, टैक्स से छूट मिलेगी, वो निल हो जाएगा टैक्स उनका। तो बेसिकली फोकस क्या है, वो फोकस कर रहे हैं उपभोग पे, वो कंजम्पशन हैबिट को टारगेट कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो मध्य वर्गीय है वो अपने उपभोग को बढ़ाए, अपनी जो बचत है उससे भी उपभोग करे। तो वो एक डिमांड साइड की बात कर रहे हैं। जो सप्लाई साइड है उसके प्रति सरकार का क्या रुझान है, वो इस बजट से साफ साफ पता चल रहा है कि आप सप्लाई साइड को नहीं उतना टैकल कर रहे हैं। आपकी इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको आप बेसिकली विश्व पटल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 7% तक हमारी सालाना वृद्धि दर रहे। और वो किसकी कॉस्ट पे रहे? वो इसी मध्यम वर्गीय श्रेणी की कॉस्ट पे रहे, जिसको हम एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं इनकम टैक्स के रिलीफ के नाम पे। पर बाकी अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो कि हमेशा इन्फ्लेशन से, महंगाई से जूझती रहती हैं, उन महिलाओं के लिए जो है वो आपको अपेरेंटली इस बजट में कुछ भी बहुत कमाल करता हुआ जो है वो नहीं दिखाई देगा। हाँ, एमएसएमई क्षेत्र में थोड़ा बहुत कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ रिलीफ या प्रोत्साहन जैसी योजनाएं देखने को मिल रही हैं। बट ओवरऑल दिस इज अ स्मार्ट बजट, जिसने कि पूरे बजट के एनालिसिस को सिर्फ एक इनकम टैक्स के उस सेक्शन के प्रति ला करके छोड़ दिया, जिसपे कि लोग बहुत ज्यादा उत्साही भी हो गए और बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हो गए। और जो क्रिटिसिज्म यूजुअली बजट का आता है वो उसके पीछे चला गया। मैम, मेरा अंतिम प्रश्न है कि आप टिप्पणी करें कि बजट में सरकार ने जिस तरह से अपने सारे तमाम मदों में एलोकेशंस किए हैं,
और जो उसकी लायबिलिटीज हैं उन उसको जिस तरह से एड्रेस किया है, उनको लेकर के आप क्या सोचती हैं? फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट सेट किए गए थे उन्हें हमने कितना हिट किया? अब जो आने वाले साल में टारगेट्स रखे गए हैं उनको लेकर के आप क्या सोचती हैं? देखिए, फिस्कल डेफिसिट को पिछले साल से भी थोड़ा सा कम ही उन्होंने रखा है, और ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो सरकार का राजस्व है वो बेहतर होगा। हम्म। अभी फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम है, और जो फोकस है वो प्राइमरली जो है इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे है। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यही देश को आगे लेकर के जाएगा, चाहे हम स्टार्टअप की बात करें, चाहे हम स्किल इंडिया मिशन की बात करें। तो जितना ही हम रोजगार परक बनाएंगे योजनाओं को, उतना ही हमारा जो बेरोजगार तबका है उसको रोजगार मिलेगा। पर ऐसा हम पढ़ते भी आ रहे हैं और हम पढ़ाते भी आ रहे हैं, किंतु वास्तविकता में क्या बेरोजगारी दर कम हुई है? एक बहुत छोटा सा आपको अर्थशास्त्र से ही एक एग्जाम्पल देते हैं। हम एक टर्म यूज करते हैं, रोजगार लोच, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ये बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था में 1% की दर से वृद्धि दर बढ़ रही है तो रोजगार की दर कितने प्रतिशत से बढ़ रही है। यदि वो भी 1% से बढ़ रही है तो इसका मतलब जो हमारी रोज वृद्धि दर है अर्थव्यवस्था की, वो उस रोजगार को खींचने में सक्षम है। फिलहाल के समय में क्या चल रहा है कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो लगभग शून्य के आसपास है। इसका मतलब यदि अर्थव्यवस्था 1% की वृद्धि दर से बढ़ती है तो रोजगार में कोई भी वृद्धि जो है वो नहीं देखी जा रही है। तो इस प्रकार से ये कहना कि हम यूथ को भी टारगेट कर रहे हैं, अन्नदाता को भी टारगेट कर रहे हैं, नारी को भी टारगेट कर रहे हैं, वो थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी इस साल के बजट को लेकर के। मैम, इकोनॉमिक सर्वे जब हमने देखा था आज से एक दिन पहले, तो इकोनॉमिक सर्वे ने दो चीजें की। एक तो उन्होंने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन जो था जीडीपी का उसको लेकर के वो थोड़े कंजर्वेटिव है। उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि दुनिया भर के मार्केट में स्ट्रेस है और दुनिया भर में जो बाजार हैं वो प्रोटेक्शनिस्ट होते जा रहे हैं। आप एफटीएस का जो जमाना था वो धीरे धीरे जाता जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक तो उसको भी मॉडरेट किया, और फिर लेकिन उनमें उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर आपको विकसित भारत चाहिए 2047 तक के, तो आपको 8+ जाना पड़ेगा। तो जिस तरह से बजट अभी बनाया गया है और जिन चीजों को इकोनॉमिक सर्वे में एक्नॉलेज किया था खुद सरकार ने ही, वो सरकारी डॉक्यूमेंट ही था, तो उनके बीच में आप कितना मतलब साम्य पाते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि आप 6, 6.5, 7 के आसपास आप ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, आपको 8+ जाना है, तो क्या उस दिशा में ये बजट भी जाता हुआ आपको दिखा? इन्होंने जो फोकस किया है वो जैसे टैरिफ स्ट्रक्चर को इन्होंने कम करने की कोशिश की है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की है। तो हाँ, अगर एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी ये अपनी योजनाएं लेकर के आए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लेकर के आए हैं, हो सकता है आने वाले समय में जो हमारी वृद्धि दर है वो थोड़ी सी बेहतर हो, और ये बजट जो है वो उसको पूरा करने में सक्षम हो सकता है। पर ये सिर्फ वक्त बता सकता है। देखिए, अभी सिर्फ योजनाओं के और आंकड़ों के आधार पे कुछ भी कहना जो है वो थोड़ा कठिन है। तो इन नटशेल ये है जो विशेषज्ञ उनकी राय, अर्थशास्त्र के जानने वाले लोग इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, ये बजट आपको कितना हेल्प कर सकता है कितना नहीं कर सकता है, दोनों बातें डॉक्टर साहब ने आपको बड़ी तसल्ली से बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे इतने शॉर्ट नोटिस पर बात करने के लिए। हम जानते हैं कि आज आपको कई लोग आपका समय चाहते थे, कई संस्थानों से आपकी बात हुई होगी, बावजूद इसके आपने खबर गांव के दर्शकों के लिए भी वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संपर्क करने के लिए, और आपका अपना समय भी देने के लिए और सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।